जैत्रा एक्सप्रेस ट्रेन पटरी पर दौड़ रही थी। तभी टीसी के पद पर कार्यरत अनामिका वहां पर आती है। गोल सा जूड़ा बनाकर वो बिल्कुल पुरानी हीरोइन जैसी दिख रही थी। वो देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। सभी लोग टिकट अपने हाथ में रखें। अगर किसी के पास टिकट नहीं होगा तो जुर्माना देना पड़ेगा, और अगर टिकट को लेकर कहानी बनाने लगे तो मैं सबको जेल भेज दूंगी। सब अपने टिकट अपने अपने हाथ में पकड़े रहो। इस तरह सभी का टिकट चेक करते हुए अनामिका उसी बोगी पर आगे बढ़ रही होती है। देखिए, अपने बच्चों के साथ साथ लगेज पे भी जरा ध्यान रखिएगा। ट्रेन में आग लगने वाली चीज को ले जाना मना है, और अगर हमें ट्रेन में इस तरह की कोई चीज मिल जाए तो आप लोगों को फाइन ही नहीं देना होगा, बल्कि जेल भी जाना पड़ सकता है। ऐसा कहते हुए अनामिका टिकट चेक करते करते आगे बढ़ती है और एसी बोगी में जहाँ पर उसकी सीट थी वहाँ पे जाके बैठ जाती है। ट्रेन आवाज करते करते तेज गति से आगे बढ़ रही थी। ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ शारदा अपना लंच बॉक्स का बैग लेकर ऑटो स्टैंड के पास जाती है। फिर ऑटो वाले रामू के पास जाकर, अरे रामू, तुम जरा मुझे स्टेशन छोड़ देना, फिर शहर चले जाना। अरे रे चाची, आज नहीं हो पाएगा, सभी लोग शहर ही जा रहे हैं। अगर कोई शहर जाने के लिए आए तो मेन रोड से होके मैं शहर ही जाऊंगा। वो सब मुझे नहीं पता, तुम मुझे रेलवे स्टेशन में छोड़ के तभी शहर जाओगे, नहीं तो ये ऑटो यहाँ से हिलेगा नहीं, देख लेना। कहकर शारदा ऑटो में जाकर बैठ जाती है। अब चूंकि कुछ करने को नहीं था, इसीलिए रामू बिना कुछ कहे अपना ऑटो घुमाता है और सीधा रेलवे स्टेशन की तरफ जाने लगता है। शारदा उतर के उसे पैसे देती है। रामू पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। शारदा लंच बॉक्स का बैग लेकर सीधा रेलवे स्टेशन में आ जाती है। प्लेटफॉर्म में हरी झंडी दिखाने वाले गार्ड के पास आकर वो पूछती है, बाबू, जैत्रा एक्सप्रेस निकल गई क्या? अभी तक तो नहीं, ये मालगाड़ी निकलेगी उसके बाद। अच्छा, धन्यवाद। ऐसा कहकर वो प्लेटफॉर्म के सीमेंट बेंच पे जाकर बैठ जाती है। तभी एक मालगाड़ी बड़े ही तेजी से वहाँ से निकलती है। हरी झंडी दिखाने वाला गार्ड वो शारदा जहाँ बैठी हुई थी वहीं पे आता है। जैत्रा एक्सप्रेस पटरी से होकर जाने लगती है। अनामिका जो अपने सीट पर बैठ के फाइन के कितने पैसे इकट्ठा हुए वो गिनती कर रही थी, तभी कार्निका नाम की एक दूसरी टीसी वहाँ आती है और अनामिका के बिल्कुल सामने वाली सीट पे बैठ जाती है। और उसके बालों को देखकर, अनामिका, मेरे इतने छोटे बाल हैं, उसके बाद भी इसे धोने में मुझे बड़ा गुस्सा आता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं लड़कों की तरह बाल छोटे करवा लूं, लेकिन तुम्हारे इतने बड़े बाल होने के बावजूद तुम कभी परेशान नहीं होती हो, हमेशा मुस्कुराती हो, सुंदर लगती हो। क्या राज है? चलो बताओ जल्दी। अच्छा, तुम्ही को रहस्य पता है तो तुम ही बता दो। तुमसे बात करने के दौरान मुझे सावधान रहना होगा। कर्णिका से बात करने के दौरान अनामिका एक लंबी सांस छोड़ती है और दुखी हो जाती है। यही लंबे बाल मुझे मेरे माता पिता से दूर कर दिया। इतना कहते हुए उसे वो घटना याद आ जाती है। उस दिन 10 साल की छोटी सी अनामिका जब अपने स्कूल से लौटी थी, अपने गरीब माता पिता किशन और पल्लवी की बातें सुन ली थी। वो दरवाजे के पास ही रुक गई। मेरी बात मानो पल्लवी, हम लोग बहुत गरीब हैं। 2 वक्त की रोटी के लिए बहुत मेहनत करते हैं। बेटी के लंबे बालों के लिए हम इतने खर्च नहीं कर सकते हैं। हम उसे अनाथ आश्रम में दे आते हैं। उनकी बातें सुन के अनामिका की आंखें भर आई थी, पर वो ऐसा भाव की जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। उस रात जब सभी सो गए, नींद की हालत में वो अनामिका को उठाकर पड़ोसी परमेश के रिक्शा में लेटाकर उसे पास के ही शहर के अनाथ आश्रम में ले आकर छोड़ देते हैं। अनामिका सोई नहीं थी, उसकी नींद खुल जाती है। पिताजी के रिक्शा के पीछे आकर पिताजी अपने पिताजी को बुलाती है। उनके हाथों को चूमकर वो वहां से चली जाती है। किशन रोते रोते रिक्शा लेकर घर वापस आते हैं। फिर अनाथ आश्रम में मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई। मैं पढ़ी लिखी, फिर रेस में मैं मेडल जीती और स्पोर्ट्स कोटा में मुझे यह नौकरी मिली। एक अच्छे परिवार में मैं बहू बन के गई और अब मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है। ऐसा वो कह ही रही थी। फिर शारदा जहाँ इंतजार कर रही थी वहाँ आकर ट्रेन रुकती है। अनामिका अपनी बोगी के दरवाजे के पास जाती है। लंच बॉक्स लेकर सासू माँ को खड़ी देख अनामिका मुस्कुराती है। फिर वो अपनी सासू माँ के पास आती है। अपना ध्यान रखना बहू। ठीक है माँ जी। पिताजी और आपका बेटा ठीक है ना? घर पे सब कुशल मंगल है बहू। दोनों काफी देर इस तरह से बातचीत करती है।
फिर ट्रेन की हॉर्न की आवाज आती है तो अनामिका जाके ट्रेन में चढ़ जाती है। शारदा को देखकर खुशी खुशी टाटा भी कहती है। ट्रेन जैसे ही अपनी रफ्तार पकड़ती है, शारदा वहाँ से चली जाती है। ट्रेन जब आगे बढ़ ही रही थी तभी अचानक से लोको ट्रेन के पायलट को हार्ट अटैक आता है और उसकी मौत हो जाती है। ट्रेन थोड़ी दूर जाके रुक जाती है। जल्दी से अनामिका अपना वॉकी टॉकी निकाल के उनसे संपर्क करने की कोशिश करती है, पर जब कोई प्रतिक्रिया नहीं आता है तो अनामिका उनके पास जाती है, देखती है कि उनकी मौत हो गई है। फिर देर न किए हुए अनामिका अपना वॉकी टॉकी लेकर कहने लगती है, इमरजेंसी, लोको पायलट की मौत हो गई है, ओवर। ओ माय गॉड, उस ट्रैक पर चंदा मामा सुपरफास्ट एक्सप्रेस तेज गति से आ रही है, ओवर। शिट, अब क्या होगा, ओवर। हमें इस ट्रेन को साइड ट्रैक में ले जाना होगा, ओवर। ऐसे कैसे हो पाएगा, ओवर। अगर ऐसा ना करें, एक इंसान को भी हम इस ट्रेन में जिंदा नहीं देख पाएंगे, फिर लाशों की ढेर लग जाएगी, ओवर। ऐसा कहने पे अनामिका कोई उत्तर नहीं देती है, वो बस सोचने लगती है। उस ट्रेन में सवार लोग समझ जाते हैं कि ट्रेन चालक की मौत हो गई है, इसीलिए ये ट्रेन रुक गई है। और ये भी पता चल जाता है कि बहुत ही तेज गति पर उसी ट्रेन के ट्रैक पे दूसरी एक और ट्रेन आ रही है। शारदा जो टीवी देख रही थी, उसने ब्रेकिंग न्यूज सुना और बड़े ही उत्सुकता से अच्छे से सुनने लगी। अनामिका ने सभी तरह से सोच विचार करने के बाद उसे अपने लंबे बालों की बात याद आई। ट्रेन के जॉइंट पे जाके वो अपने बालों को अच्छे से कस के बांध देती है, फिर पूरी ताकत लगा देती है और उस ट्रेन को खींचने की कोशिश करने लगती है। दूसरे ट्रैक पे वो ट्रेन को खींच लेती है। मिनटों के अंदर चंदा मामा एक्सप्रेस बहुत तेजी के साथ उस स्टेशन से पार हो गई, जिस वजह से शारदा अपने लंबे बालों वाली बहू की बहुत तारीफ की। अगले दिन अखबार में खबर छपी कि अनामिका ने अपने लंबे बालों से बहुत लोगों को बचाया और अपनी बहादुरी दिखाई। अपनी बहादुरी की कहानी देखकर वो बहुत खुश होती है। इस वजह से सरकार अनामिका को वीर नारी के पुरस्कार से सम्मानित भी करते हैं और उसके बदले लंबे बालों वाली अनामिका सभी को धन्यवाद भी कहती है। शेषेंद्र गुरुजी के आश्रम गए शारदा और प्रसाद को शिष्य के जरिए गुरुजी काशी यात्रा को गए और वापस आने तक बहुत महीने लग जाएंगे करके पता चलता है। गुरुजी काशी यात्रा से वापस आने तक रमेश नहीं रुकेगा सोच के गुरुजी का शिष्य जो बोला उसी प्रकार शादी कर देने से अच्छा है सोच के वो रमेश और अनामिका की शादी कर देते हैं। शादी करके अनामिका रमेश के घर आती है। रमेश हर बार की तरह रात के समय पेट्रोलिंग के लिए बाहर जाता है। प्रसाद और शारदा उनके कमरे में सोते हैं। तब कमरे में अकेली सोई अनामिका एकदम से बिस्तर से उठ के जंगल में रही तालाब के पास पैदल जाने लगी। ऐसे वो हर रोज करने लगी। एक दिन शारदा को रात के समय नींद खुलकर ऊपर उठ के देखने पर घर के बाहर कौवों की चिल्लाहट सुनाई देती है। उसके साथ अनामिका के कमरे से मंत्र और ध्वनियाँ सुनाई देते हैं। तब शारदा ऊपर उठ के अनामिका के कमरे के पास जाती है। वहाँ जाने के बाद शारदा ऐसे कहने लगी, अनामिका, अनामिका, रात के समय क्या कर रही हो? ऐसे बुलाने पर भी लगातार मंत्र सुनाई दे रहे थे। बाहर कौवों का शोर सुनाई दे रहा था। अनामिका, अनामिका, अंदर तू ही मंत्र पढ़ रही है क्या? ऐसे कितनी बार बुलाने पर भी लगातार मंत्र सुनाई दे रहे थे। तब शारदा उबाऊ होके एकदम से दरवाजे को जोर से लात मार के दरवाजा खोलती है। तब अनामिका कमरे से भागकर खिड़की में से कूद के तालाब की तरफ जाने लगी। तब शारदा उसके पीछे जाने के लिए खिड़की के पास जाने पर खिड़की के सामने एक कौवे को उल्टा लटका कर रहती है। उसे देख के शारदा घबराकर बेहोश होके गिर जाती है। उसके अगले दिन सुबह अनामिका ऐसे रहती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो घर का काम करती रहती है। शारदा को ये सब एक बुरा सपना की तरह लगता है। तब तुरंत बिस्तर से उठ के खिड़की के पास जाकर देखती है, वहाँ मरा हुआ कौवा नहीं रहता। तब शारदा को डर लग के ये हादसा पूरा प्रसाद को बताती है। शारदा की बातों पर यकीन करने के लिए प्रसाद रात के समय जागे रहता है।
रमेश हर बार की तरह रात के समय पेट्रोलिंग करने बाहर चला जाता है। प्रसाद और शारदा दोनों कौओं के शोर सुनने के लिए राह देखने लगे। थोड़ी देर में कौओं का शोर सुनाई देता है। उससे शारदा को डर लगने लगता है। प्रसाद तुरंत अनामिका के कमरे के पास जाता है। तब प्रसाद को अनामिका पढ़ रहे मंत्र सुनाई देते हैं। अंदर क्या हो रहा है जानने के लिए अनामिका के कमरे के ऊपर रहे वेंटिलेशन के पास एक बड़ा टेबल डाल के ऊपर चढ़ के देखता है। शारदा भी प्रसाद के साथ टेबल चढ़ के देखती है। तब कमरे में अनामिका एक रंगोली के सामने बैठ के मुंह से मुर्गी का सर पकड़ के सामने रही कौवे को मार के लटका के तांत्रिक पूजा करने लगी। उसे देख के प्रसाद को एकदम से 20 साल पहले उस पहाड़ के ऊपर रही झोपड़ी में पति पत्नी किए पूजा याद आती है। तब शारदा अनामिका कर रही पूजाएं देख के बेहोश होके फिर से गिर जाती है। अगले दिन शारदा और प्रसाद दोनों शेषेंद्र गुरुजी के आश्रम को जाते हैं। हास्ता पूरा बताते हैं। तब गुरुजी रमेश और अनामिका के कुंडलियों को देख के ऐसे कहने लगे, प्रसाद जल्दबाजी किए। हाँ गुरुजी, आपकी इजाजत के बिना ही शादी कर दिया। मैं शादी के बारे में नहीं कह रहा। 20 साल पहले आपके फैसले के कारण पति पत्नी को जिंदा जला दिए ना, वो याद है? गुरुजी, अब क्या कह रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा। उस दिन तुम और तुम्हारे गांव वाले पहाड़ पर रही पति पत्नी की बच्ची ही अभी वही लड़की अनामिका तुम्हारे घर बहू बन के आई। वो बात सुन के प्रसाद और शारदा शॉक हो जाते हैं। अनामिका कोई साधारण पूजा नहीं कर रही, तांत्रिक पूजा कर रही है। गुरुजी की बातें सुन के दोनों डर जाते हैं। प्रसाद, इतने दिन तुम्हारे घर में हो रहे हास्तों के प्रकार देखने से वो पूजा के जरिए पंचभूतों से सामूहिक तांत्रिक हत्या कर रही है। गुरुजी की बातें प्रसाद और शारदा को समझ में नहीं आते। तुम्हें समझ में नहीं आया ना? मैं विस्तार से बताऊंगा। अनामिका तुम्हारे घर आए पहली रात से ही उसके तांत्रिक पूजा शुरू की। पहले दिन तालाब के पानी को उसके मंत्र शक्ति से अपने अधीन कर ली। दूसरे दिन वो एक कौवे को मारकर बाकी कौवों को तुम्हारे घर के ऊपर भवंडर की तरह घुमाकर उसके जरिए हवा को अपने वश में की। तीसरे दिन आखिरी बार मुर्गी को बलि देके जमीन को खून से पूजा की। इस प्रकार अनामिका पंचभूतों को अपने वश में की। बाकी दो मतलब आग और आसमान आज रात को उन्हें भी जरूर वश करेगी। गुरुजी, इनसे अनामिका क्या करेगी? रुद्रवनम को रुद्रभूमि की तरह बदल देगी। मतलब क्या है गुरुजी? अनामिका के तांत्रिक पूजा से एक साथ सबको मार डालेगी। गुरुजी, उस दिन हम गलत किए, पर इस समस्या से हम बाहर कैसे आएंगे? इसके लिए एक रास्ता है। अनामिका के हाथ को बहुत महिमा रही ये माया पाशुपत रक्षा बंधन बांधने से उसकी शक्ति कम होके उसका तंत्र मंत्र विफल होगा। तब तुम्हारा रुद्रवनम अंत होने से बच जाएगा। ऐसे गुरुजी कहने पर शारदा और प्रसाद वो महामाया पाशुपत रक्षा बंधन उनके घर ले जाते हैं। तब तक अनामिका आग और आसमान को अधीन करने में लगी रहती है। ये सब देख के दोनों डर जाते हैं। थोड़ी देर बाद रमेश घर आता है। उसके माता पिता को क्यों ऐसे बाहर खड़े हो करके पूछता है। वो दोनों विषय पूरा बताते हैं। तब रमेश ऐसे कहने लगा, पापा, आप क्यों वो गुरुजी की बातों पर ध्यान दे रहे हो? ऐसे रमेश डांटते समय तब गांव वाले भागते हुए आते हैं। सब लोग पहाड़ के ऊपर भागो, नदी उभर के आ रही है। देखे ना बेटा, ये सब अनामिका की तांत्रिक षड्यंत्र है बेटा। पहले आप चलिए, पहाड़ के ऊपर नहीं जाने से हम नदी के पानी में बह जाएंगे पापा।
बेटा, ये सब अनामिका की तांत्रिक माया है। हम सबको पहाड़ के ऊपर ले जाकर वहाँ हवा और आग की सहायता से हम सबको जला देगी बेटा। ये क्या कह रही हो माँ? इतने में पहाड़ के ऊपर गए लोगों के चारों ओर आग लग जाती है। बेटा, मैं बोला ना, तुम हमारी बात नहीं सुन रहे हो। पापा, अब मैं क्या करूँ? बेटा, ये महापाशुपत रक्षा बंधन अनामिका के हाथों को बांधो। ऐसे प्रसाद रमेश से कहने पर लोगों के जान बचाने के लिए हिम्मत जोड़कर अंदर जाता है। इतने में अनामिका एक रंगोली के बीच में बैठकर मंत्र पढ़ रही थी। तेरे साथ अन्याय हुआ है, पर तू भी अभी अन्याय ही कर रही है ना? मेरी बात सुन और वो मंत्र पढ़ना बंद करके रंगोली से उठ के बाहर आ। अनामिका उसकी बातें सुनने के बाद भी लगातार मंत्र पढ़ने लगी। मेरी बात नहीं मानेगी ना? ठीक है, मैं भी उस पहाड़ के ऊपर जाकर जल जाऊंगी, ठीक है ना? फिर भी अनामिका लगातार मंत्र पढ़ रही थी। तू ऐसे नहीं सुनेगी। ठीक है, जाने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। वही हम पहली बार मिले झोपड़ी में मुझे एक फोटो मिली। उस फोटो को भी अभी मैं आग में डाल दूंगा, तब वो फोटो जल के राख हो जाएगा। अनामिका वो बात सुन के मंत्र पढ़ना बंद कर देती है। रमेश, वो फोटो को कुछ मत करो। मेरे माता पिता की आखिरी निशानी है। वो फोटो मुझे दे दो। मैं नहीं दूंगा कह के रमेश घर से बाहर जाते समय अनामिका उसे रोकने के लिए रंगोली से उठ के आती है। तब रमेश यही सही मौका सोच के वो महापाशुपत रक्षा बंधन को अनामिका के हाथों को बांध देता है। तब अचानक से नदी उभरना कम होती है। पहाड़ के ऊपर जल रही आग भी बुझ जाती है। तब अनामिका बेहोश होके गिर जाती है। उसके अगले दिन गुरुजी रुद्रवनम को आकर शांति पूजा करते हैं। उसके बाद सब गांव वालों से अनामिका के माता पिता को पिंड प्रदान करते हैं। उसके साथ साथ अनामिका के माता पिता के नाम पर एक मंदिर बना के पूजाएं करके पाप परिहार करते हैं। उससे अनामिका का मन शांत होता है। तब से रुद्रवनम के लोग शारदा और प्रसाद और उनका परिवार खुशी से जीने लगे। और एक कहानी में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।